बात 2019 की है। लंदन में एक बड़े अमीर शख्स का घर था और दिन का वक्त था। उनके घर से कुछ दूरी पर ही हीथ्रो एयरपोर्ट है। तो दोपहर के वक्त अचानक उनके बागीचा में, गार्डन में कोई बहुत वजनी चीज़ गिरने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। और उस गार्डन में जिस जगह पे वो गिरने की आवाज़ आई, वहाँ पे वो कंक्रीट का बना हुआ था, मार्बल के साथ शायद वो फ्लोर बनाया था उन्होंने साइड में चलने वलने के लिए। तो आवाज़ ऐसी आई कि जैसे कोई धमाका हुआ है। घर के लोग निकले, गार्डन में गए और अचानक जब वो किनारे में जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि कंक्रीट की उस फर्श पर कोई ऐसी चीज़ गिरी हुई है जो बिल्कुल बर्फ़ है, मतलब बिल्कुल आइस जमी हुई। और फोर्स इतना था गिरने का कि उस ज़मीन में वहाँ पे गड्ढा हो गया बाकायदा उस मार्बल फ्लोर को तोड़कर। इसके बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जिसे वो जमा हुआ बर्फ़ समझ रहे थे, बर्फ़ की सिल्ली गिरी है, असल में वो एक इंसान की लाश थी। और इसके बाद पुलिस को खबर दी गई, फिर इंक्वायरी हुई और जो कहानी सामने निकल कर आ गई वो कहानी ये थी कि कुछ देर पहले ही हीथ्रो एयरपोर्ट पर कीनिया एयरलाइंस की एक प्लेन लैंड की। और जब वो लैंड कर रही थी उससे पहले जब उसने अपना लैंडिंग गियर खोला तो उसी लैंडिंग गियर के पास एक शख्स ट्रैवल कर रहा था। और शायद टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि ऊंचाई बहुत होती है, प्लेन माइनस में चली जाती है, तो वो जम गया, उसकी मौत हो गई। और जब लैंडिंग गियर एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले कीनिया एयरलाइंस के पायलट ने खोला तो वो शख्स की लाश जो बर्फ़ में जम चुकी थी वो ज़मीन पर गिर पड़ी। इसके बाद उस लैंडिंग गियर के जब तलाशी ली गई तो वहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान, पानी की बोतल भी मिली। फिर पता चला कि उसी लैंडिंग गियर के अंदर एक छोटी सी जगह होती है, उसमें छुप कर ये शख्स नैरोबी से लंदन पहुँच गया था। और लेकिन तापमान और बाकी चीज़ों की वजह से उसकी मौत हो गई। और फिर वो करीब जब वो गिरा तो 2-3 हज़ार फीट की ऊंचाई रही होगी, क्योंकि जब प्लेन लैंड करता है तो धीरे धीरे नीचे आता है। तो ये नैरोबी का शख्स था, कीनिया का सिटीजन था, इसकी मौत हो गई। तो काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर आपने देखी, ये 2019 की कहानी है। अब आते हैं असली कहानी पर। बात 1996 की है, बल्कि कहानी शुरू होती है 1995 से। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे थे, लेकिन मिलिटेंसी तब भी जिंदा थी। इसी पंजाब के एक गांव में 2 नौजवान रहते थे। एक का नाम था प्रदीप सैनी और दूसरे का नाम था विजय सैनी। प्रदीप की उम्र थी 23 साल और उसके छोटे भाई विजय की उम्र थी 19 साल। दोनों भाई भी थे, दोनों दोस्त भी थे एक तरह से, और दोनों एक कार मैकेनिक शॉप में काम करते थे। माता पिता इनके खेती बाड़ी क्या करते थे। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। प्रदीप का सपना था कार मैकेनिक अच्छा बनना और छोटा भाई भी उसी रास्ते पर था। लेकिन इसी दौरान ऐसा हुआ कि उस मिलिटेंसी के दौरान पंजाब पुलिस को कहीं से कुछ ऐसे लीड मिले और उन्हें लगा कि कुछ मिलिटेंट्स के साथ प्रदीप के रिश्ते हैं। और इसके बाद पुलिस तंग करने लगी और प्रदीप और विजय ने लगातार अपनी बेगुनाही का सबूत दिया कि हमारा कोई आतंकवाद, मिलिटेंसी, जो पंजाब में खालिस्तान समर्थक, उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हम सीधे साधे लोग हैं। घर वालों ने भी कहा, लेकिन पुलिस जब तब उन्हें तंग करने लगी। अब एक आतंकवादी का साथी होने का ठप्पा लगाना, फिर उन्हें लगा कि कभी भी पुलिस अंदर कर सकती है। तो प्रदीप और विजय दोनों डर गए। उन्हें लगा कि ये जगह रहने के लिए ठीक नहीं है, यहाँ से निकलते हैं, पंजाब से कहीं दूर चलते हैं। इत्तेफाक से पंजाब में ज़्यादातर लोग, करीब करीब हर दूसरे घर का विदेश में ज़रूर रहता है, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो। तो प्रदीप और विजय के भी बहुत सारे जानने वाले विदेश में थे और उनमें सबसे ज़्यादा जो उसके करीबी लोग थे वो लंदन में रहते थे। तो प्रदीप ने कहा कि यहाँ से चलो, पुलिस भी तंग कर रही है, लंदन ही निकलते हैं। अब उसने जब पता करना शुरू किया तो पता चला कि लंदन जाने के तो बड़े पैसे लगते हैं, फिर वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ना उसके पास पासपोर्ट, वीज़ा के लिए पैसे नहीं, टिकट के लिए पैसे नहीं है, वो क्या करे। तो खैर उसने कहा कि कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ जमा करते हैं। इसी दौरान में एक जो तस्कर था, एक स्मगलर, उसके ज़रिए उसने कांटेक्ट किया कि सुना है कि किसी अपने जानने वाले से कि तुम लंदन भेजते हो। उसने कहा, उसने उसको कहीं से जुगाड़ करके, उस ज़माने में ये बात है 1996 की, करीब 150 पाउंड्स भी दिए एडवांस और बोला हम दोनों भाइयों को लंदन भिजवा दो। उसने कहा देखो तुम्हारे पास पासपोर्ट, टिकट, पैसे ये सब तो है नहीं, तुम सीधे रास्ते से जा नहीं सकते, मैं तुम्हें भेजने का इंतज़ाम करूँगा और तुम्हें मैं जो प्लेन में जो सारे लगेज रखे जाते हैं उस लगेज वाली जगह पे तुमको बिठा देंगे चुपचाप से और तुम निकल लोगे बिना टिकट के, बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के।
दोनों को कोई जानकारी थी नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन फिर वो टलता गया, वो तस्कर जो है उनको धोखा देता गया, बात बन नहीं रही थी, दोनों बेचैन थे, पंजाब छोड़ना था, लंदन पहुंचना था। आखिर में उनसे रहा नहीं गया और दोनों ने कहा कि चलो हम लोग खुद ही कोशिश करते हैं लंदन चलने की। पंजाब से दोनों दिल्ली आ जाते हैं। दोनों दिल्ली आते हैं सितंबर के महीने में, सितंबर 1996। दिल्ली आने के बाद ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चक्कर काटना शुरू करते हैं। एक तरह से रैकिक है कि यहाँ कैसे एंट्री होती है, क्या कैसे जाते हैं अंदर। तो उन्होंने देखा कि गेट वेट पे तो तमाम फोर्स है, पुलिस। हालांकि 1996 में अब जैसे हालात नहीं थे, अब जितनी सख्ती है, लेकिन उस वक्त भी सख्ती उतनी थी, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, तो टेररिज्म का थ्रेट था ही था, तो थोड़ा एयरपोर्ट पे भी सिक्योरिटी बढ़ाने शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में बहुत कम थी। लेकिन इन दोनों को लगा, प्रदीप और विजय को, कि वो सीधे रास्ते से एयरपोर्ट के अंदर बिना पासपोर्ट वीज़ा के दाखिल नहीं होंगे, ना हो सकते हैं, ना उनको होने दिया जाएगा, तो फिर क्या करें। अब उन्होंने एयरपोर्ट के पूरे एरिया को घूमना शुरू किया कि एयरपोर्ट तो बहुत बड़ी जगह होती है और हर तरफ तो सिक्योरिटी गार्ड होंगे नहीं, तो ऐसा कौन सा चोर दरवाज़ा जहाँ से वो अंदर दाखिल हो सकते हैं। कहते हैं करीब 10 दिनों तक इन्होंने एयरपोर्ट की रेकी की और इन 10 दिनों के बाद इन्होंने पाया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सुनसान है, सन्नाटा है, दीवारें भी ऊंची नहीं है और वहाँ से एयरपोर्ट दाखिल हो सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर का महीना आता है। अक्टूबर 1996 दोनों भाई आखिरकार जो 10 दिन तक उन्होंने रिहर्सल और रैकी की थी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल में दाखिल हो जाते हैं। इस दौरान में ये लोग लगातार ब्रिटेन और लंदन, चूँकि इनका सपना था, उसके फ़्लाइट के बारे में भी पता करते रहते हैं, कौन कौन सी एयरलाइन से कितने बजे जाती है, कौन कितने बजे टेक ऑफ करती है, तो पूरी जानकारी ली, चूँकि ये थोड़े पढ़े लिखे भी थे। इसके बाद अक्टूबर 1996 में प्रदीप सैनी और विजय सैनी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चोरी छुपे दाखिल हो जाते हैं और अब धीरे धीरे छुपते छुपाते रनवे की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहाँ पे जहाँ पे प्लेन तमाम टेक ऑफ से पहले खड़ा होता है या खड़ी रहती है। इसके बाद अब ये पहुँच जाते हैं उस जगह पे जहाँ से प्लेन को टेक ऑफ करना है। टेक ऑफ के दौरान बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, पैसेंजर बैठते हैं, लगेज रखा जाता है, टायर चेक किया जाता है, फ्यूल भरा जाता है, चेक किया जाता है। इन्होंने इन सारी चीज़ों का इंतज़ार किया। उसके बाद जैसे ही इन्हें लगा और रात का वक्त कि अब लोग नहीं हैं, ये दोनों भाई उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट खड़ी थी और ब्रिटिश एयरवेज़ की इस फ्लाइट को यहाँ से लंदन जाना था, नई दिल्ली से। दोनों को ये जानकारी थी। उसके बाद ये दोनों तमाम लोगों से नज़रों को से बचाते हुए ख़ुद को प्लेन के नीचे पहुंच जाते हैं। जो लैंडिंग गियर होती है, जिसके बाद पहिया, जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो पहिया आपने देखा होगा अपने आप अंदर चला जाता है। तो लैंडिंग गियर की खासियत ये होती है कि लैंडिंग गियर जब बंद होता है तो भी कोने में कुछ थोड़ी सी जगह होती है, इतनी जगह होती है कि एक आदमी खुद को छुपा सकता है। दोनों भाई, चूँकि इससे पहले उनको तस्कर ने कुछ ब्रीफ किया था कि कैसे तुमको लगेज वाले उस जगह पे भेजेंगे, फिर कहाँ कहाँ क्या होता है, तो इन्होंने पूरा दिमाग लगाया अपना। उसके बाद लैंडिंग गियर, एक लैंडिंग गियर में प्रदीप बैठ जाता है, छुपा लेता है अपने आप, और दूसरे में उसका छोटा भाई विजय, 19 साल का। 23 और 19 साल के दो लड़के बिना किसी जानकारी के, उन्हें मालूम नहीं उनका क्या अंजाम होगा, अपने आप को लैंडिंग गियर में छुपा लेते हैं। किसी को पता नहीं चलता। अब ब्रिटिश एयरवेज टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के बाद एक तय ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लैंडिंग गियर को बंद किया जाता है, पहिया ऊपर आ जाता है। जब पहिया ऊपर आता है उसके बाद जो उसकी हरकत होती है, जो हरारत होती है, जो हिलता है और जिस तरीके से शुरू में बिल्कुल हॉट गर्म हो जाता है, उन सारी चीज़ों ने लगभग इन दोनों को लगा कि अब ये बचेंगे नहीं। लेकिन अब प्लेन धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ रही। उसके बाद प्लेन हवा में, लंदन तक की दूरी करीब 10 घंटे में तय की जानी थी। करीब 4000 किलोमीटर की दूरी है, 10 आवर्स। ब्रिटिश एयरवेज ने सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाई पकड़ी इस फ्लाई के दौरान दिल्ली टू लंदन, वो थी 40,000 हाइट मीटर, 40,000 फीट की ऊंचाई। यानी कि जो अपना माउंट एवरेस्ट है उससे भी 10,000 फीट और ऊंचा। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर अब जब भी कोई जाता है, जितने लोग गए हैं,
बिना ऑक्सीजन के आप नहीं चढ़ सकते। और यहाँ उससे भी 10,000 फीट ऊंचाई है। पायलट को कोई जानकारी नहीं, क्रू मेंबर को कुछ पता नहीं, ग्राउंड स्टाफ को कुछ मालूम नहीं, और ये दोनों लैंडिंग गियर के अंदर अपने आप को किसी तरह बड़े मुश्किल से छुपाए हुए हैं। और अब तेज़ हवाएं चल रही हैं। स्पीड भी प्लेन की जो है वो करीब 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा, 100-150 किलोमीटर की स्पीड में आंधी चलती है तो इंसान उड़ने लगता है। वहाँ उससे 8-9-10 गुना ज़्यादा तेज़ हवा। अब प्लेन करीब अपनी ऊंचाई 40,000 फीट पे पहुँचती है, और उस ऊंचाई पर जो तापमान था, टेम्परेचर, वो था -60 डिग्री तापमान, -60 डिग्री, 60, मतलब आदमी बर्फ बन जाए। अब यहाँ से सीधे पहले आगे बढ़ते हैं। प्लेन 60 डिग्री टेम्परेचर, 40,000 की हाइट, 10 घंटे की दूरी, 10 घंटे बीत गए। 10 घंटे के बाद ये प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करता है, दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक। जैसे ही ये प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करता है, उसके बाद आमतौर पे जब भी कोई जहाज़ लैंड करता है तो जो ग्राउंड स्टाफ है वो सबसे पहले आते हैं, खासतौर पर लगेज वाले, ताकि पैसेंजर्स के लगेज को निकाला जाए। तो जो पहला शख्स वहाँ पे पहुँचता है, लगेज कैरियर जो उठाने वाला, वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जो पहिया है, जो इनका गियर वाला जो खुला, वहाँ पे एक शख्स करा रहा है नीचे गिरकर। पहले तो वो दंग रह जाता है कि यह है क्या, लेकिन फिर वो अलर्ट करता है लोगों को, भाग के वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचाई जाती है। सांसें चल रही थी। अब बिना किसी जानकारी के पहले आनंद फानंद में उसकी ज़िंदगी बचानी थी, तो उसको लेकर हॉस्पिटल भागा जाता है। जब उसको स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, उसी वक्त वो लगभग बेहोश हो जाता है, और अब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन इस प्लेन से सिर्फ एक शख्स यही मिला, विजय सैनी, बल्कि विजय सैनी नहीं, प्रदीप सैनी, बड़ा भाई, 23 साल का। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, और जब डॉक्टर को पता चलता है पूरी कहानी उसकी, तो डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि ये शख्स जिंदा कैसे है। खैर, धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरती है। जब वो होश में आता है तो बताता है कि मेरा भाई कहाँ है, पूछता है डॉक्टरों से। तो कहता है मतलब, तो बोला हम दिल्ली से 2 भाई चले थे, 2 अलग अलग इस लैंडिंग गियर में हम लोगों ने अपने आप को छुपाया था। वो उस तरफ था, मैं इस तरफ था, लेकिन शोर इतना था एक तो इंजन की कि हमारे कान के पर्दे लगभग फट गए, और ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप है, जो पहिया हिल रहा था। हवाएं इतनी तेज़ थीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाए, बात भी नहीं कर पाए। तो मेरा भाई कहाँ है? ये चौथा 5वां दिन था जब वो हॉस्पिटल में था। ठीक 5वें दिन मुंबई कह रहा हूँ, लंदन पुलिस को एक कॉल आती है, और ये कॉल थी सरे में एक जगह है रिचमॉन्ड इलाके से सरे में एक कॉल, और बताया गया कि यहाँ पे एक गैस वर्क है, वहाँ पे खाली एक जगह है गैस वर्क का, वहाँ एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस की टीम पहुँचती है, लाश उठाती है, ले जाती है पोस्टमार्टम करने के लिए। उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो पता चला ये आदमी जिसकी मौत हुई है, ये ऑक्सीजन की कमी से, दिमाग फटने से, इन सारी चीज़ों से, फिर कुछ ऐसी चीज़ उसके पास से मिलती है जिससे पता चलता है इसका नाम विजय सैनी है। इधर हॉस्पिटल में प्रदीप सैनी अपने भाई के बारे में पूछ रहा है, अब पुलिस भी ढूंढ रही है कि दूसरा कहाँ है। इधर ये लाश मिलने की खबर आती है, फिर उस लाश की तस्वीर दिखाई जाती है, और प्रदीप पहचान लेता है कि ये उसका छोटा भाई है। फिर उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। अब इसके बाद पूरी कहानी सामने आती है। वो बताता है प्रदीप कि जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला, हम लैंडिंग गियर में अपने आप को छुपाए। उसके बाद हमने कोशिश की, लेकिन जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, और तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब लैंडिंग गियर बंद हुआ, पहिया अंदर की तरफ आया, बहुत कम जगह थी, हम उसी में छुपे हुए थे, लेकिन पूरे रास्ते वो पहिया जो है वो इतनी ज़ोर से आवाज़ कर रही और हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया है, अर्थक्वेक है। इंजन का शोर इतना ज़्यादा था कि चीखें निकल रही थी, बर्फीली हवाएं ऐसी चल रही थी कि सांस जम रहा था, तो सांस ले ना ले समझ में नहीं आया। फिर इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला कि जो विजय की मौत हुई थी जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, तो जो पहली बार शायद एयर होस्टेस ने पैसेंजर को जो पानी और बाकी चीज़ें सर्व करती हैं, जब लाइट बंद हो जाती है कि अब ठीक है, और वो जो उनकी अपनी सेवा है वो चालू हो जाती है, तो कहते हैं कि छोटे भाई विजय की मौत
जब एयर होस्टेस ने शायद पहली बार पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रहे थे पानी, उसी वक्त हो चुकी थी, क्योंकि टाइमिंग जो आई थी डेथ की। लेकिन प्रदीप बच गया, और ये चमत्कार डॉक्टर खुद हैरान। डॉक्टरों ने कहा था कि क्यों बचा, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा था कि जो अपनी पूरी फाइंडिंग निकाली, उन्होंने ये लिखा कि इसकी बॉडी ने इस तरीके से रिएक्ट करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर -60 डिग्री टेम्परेचर का असर, तेज़ हवाओं का असर, और वो शोर, वो इंजन, वो उसका कंपन, वो भूकंप जैसी फीलिंग, इन सारी चीज़ों से वो बेसुध सा हो चुका था। वरना इसका दिमाग फट जाना चाहिए था, इसके शरीर के सारे मांस पर बर्फ़ जम जानी चाहिए थी, और इसको बहुत देर तक ज़िंदा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक तो इसके अंदर एक तो ये मजबूत था, दूसरा शायद एक विल पावर थी इसकी, और तीसरी शायद ये कि इसके बॉडी ने एक तरह से जो रिएक्ट करना था वो नहीं किया, तो उसका असर कम हुआ। लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि -60 डिग्री टेम्परेचर में सिर्फ एक पैंट शर्ट के अंदर 10 घंटे की उड़ान, 1900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और उसमें एक पहिए के बीच में छुपा हुआ शख्स दिल्ली से लंदन तक का सफ़र कर लेता है, और वो भी ज़िंदा बच जाता है। ये अपने आप में एक मिसाल था। अब दुख तो उसे हुआ कि मेरे भाई की मौत की शायद मैं वजह हूँ, क्योंकि वो छोटा था और हम दोनों चाहते थे लंदन आना, लेकिन वो रहा नहीं। उसने कहा हम दोनों साथ लंदन पहुँचते तो शायद ज़्यादा खुशी होती, हम दोनों मर जाते तो मुझे शायद ज़्यादा अफसोस भी नहीं होता, लेकिन मैं बच गया और मेरा भाई मर गया, इसका ज़ख्म मुझे हमेशा रहेगा। अगले 6 साल तक उसने कहा कि वो उसको अजीब अजीब दौरा पड़ता था, प्लेन के नाम पे दहशत होती थी, वो सफ़र उसके जहन से, उसके दिमाग से निकलता नहीं था। वो 10 घंटे, उसने मुझे अब उस सारे के सारे 10 घंटे उसको याद कि कैसे मैं कब कहाँ क्या फील कर रहा था। लेकिन अब इधर दूसरी लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से एक प्लेन की लैंडिंग गियर में छुप कर दिल्ली से लंदन तक का सफ़र किया, दूसरे देश पहुँचा, ना पासपोर्ट ना वीज़ा, कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं। तो वहाँ उसके ऊपर मुकदमा चला, और इसने कहा कि आप हमें वहाँ पे शरण दीजिए, और दलील दी कि चूँकि पंजाब में मेरे ख़िलाफ़ पुलिस पीछे पड़ी हुई थी और मुझे वो झूठे मुकदमे में फंसा सकती थी, और इसीलिए हम दोनों भाई रोज़ी रोटी के लिए और अपनी जान बचाने के लिए लंदन आए, तो हमें यहाँ से आप वापस मत भेजिए हिंदुस्तान, बल्कि हम पे रहम कीजिए, हमको शरण दीजिए। 96 में चूँकि ये इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर में, उसके बाद उसकी तबीयत ठीक होने के बाद ये मामला अदालत में गया, क्योंकि उसे वापस भेजने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ ये गैरकानूनी तरीके से ब्रिटेन में आया तो उसको वापस भेजना है, और वो लड़ता रहा कि मुझे मत भेजिए, मानवीय आधार पर मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। 2014 तक ये मुकदमा चला, मतलब 18 साल, 96 में ये पहुंचा था प्रदीप सैनी। 2014 में आखिरकार लंदन की एक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला ये था कि एक नौजवान अपने भाई के साथ अपनी जान बचाने के लिए एक देश से दूसरे देश आता है, पैसे नहीं थे, रास्ता नहीं था, वो चोरी छुपे आता है, अपनी जान को जोखिम में डालता है, एक लैंडिंग गियर में छुप कर आता है, और वो कभी भी उसकी जान जा सकती थी। लेकिन उसने एक तरह से कहीं ना कहीं एक जोखिम लिया, लेकिन एक गट्स भी सामने आई। बाकायदा ये जजमेंट में है कि उसने वाकई एक बहादुरी का भी काम किया, और इसीलिए उसके जज्बे को और सारी चीज़ों को देखते हुए ये अदालत उसको लंदन में रहने की इजाज़त देती है, और वो कहीं नहीं जाएगा, और इसके बाद उसे ब्रिटेन की नागरिकता भी दी गई। 2014 में यह फैसला आया। आज प्रदीप की उम्र करीब 48 साल है। प्रदीप लंदन में ही रहता है। इसके बाद उसने शादी की, 2 बेटे हैं उसके, और कमाल और नसीब देखिए, जिस लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लगभग मुर्दे जैसी हालत में प्रदीप लैंडिंग गियर से बाहर गिरा था, और फिर उसे वहाँ से एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था। अदालत के इस फैसले के बाद प्रदीप लंदन में अब टैक्सी ड्राइवर है। न सिर्फ टैक्सी ड्राइवर है, बल्कि वो हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए जो खाने पीने और बाकी सामान है, जो कंपनी का जिनके साथ टाई अप है, तो वो वहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे वो माल डिलीवर करता है। मतलब जिस हीथ्रो एयरपोर्ट पर वो गैरकानूनी तरीके से लगभग मर कर पहुँचा था, आज पिछले कई सालों से प्रदीप उसी हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए काम कर रहा है, वहाँ सामान पहुँचा रहा है, खाने पीने की। ज़िंदगी उसकी खुशहाल है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, और अफसोस उसे सिर्फ एक बात का है, काश वो दोनों भाई जिंदा होता और या फिर दोनों मर जाते। तो ये कहानी अपने आप में, मतलब मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं सिर्फ मंजर याद कर रहा हूँ,